हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने वन शॉट सीरीज़ का पहला लेक्चर कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग पाइथन रिवीजन टूर को 1.5 से 2 घंटे में पूरी तरह से एकदम फिनिश करने वाले हैं। इसके बाद सिर्फ आपको एक काम करना होगा और वो काम ये है कि आपको प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना होगा। उसके अलावा जो भी जितने भी टॉपिक इसमें हो सकते हैं, आपने पहले ये चैप्टर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने पढ़ा था तो आपका ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। अगर आपका कुछ क्लियर नहीं था तो वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है, और आपने नहीं पढ़ा था तब भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पाइथन का देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये तो सबको पता होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन है तो मेरा बताना काम है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे इन्वेंट किया था गाइडो वैन रूसम ने इन अर्ली 1990s में, ठीक। और पाइथन जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखी जाती है। एक तो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर्स के लिए होती है, मशीन्स के लिए होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस को कहा जाता है। तो पाइथन जो है उसे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है। और फिर पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का क्या मतलब हो गया? मतलब इसे आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। और इसे कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है? अगर आपने डाउनलोड अभी तक पाइथन नहीं किया है तो आप www.python.org.in पे जाएं और वहाँ से आप पाइथन को बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था पाइथन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप वो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टोकन्स क्या होते हैं? तो टोकन्स, अच्छा अगर मैं आपको एक एनालॉजी से बताऊं कि अगर आप एक बिल्डिंग को देखते हो और बिल्डिंग को अगर आप एक पाइथन प्रोग्राम मानो तो उसका जो टोकन होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली वो ब्रिक होगा, क्योंकि ब्रिक को जोड़ जोड़ के ही उस बिल्डिंग को बनाया गया है। उसी तरह टोकन्स जो पाइथन प्रोग्राम की इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, और वो इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, पंचुएटर्स होते हैं, लीटर्स होते हैं, और फिर ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब पाइथन की इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, और इन्हीं इंडिविजुअल यूनिट्स को टोकन कहते हैं। और यही सारे इंडिविजुअल यूनिट्स मिलकर एक पाइथन प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। तो टोकन्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स। और बहुत बच्चे होते हैं कि उन्हें टोकन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि टोकन्स को ही लेक्सिकल यूनिट कहा जाता है, और जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं। तो हमको आज ये भी एकदम अच्छे अपने माइंड में पूरा सेट कर लेना है कि टोकन को ही लेक्सिकल यूनिट्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि टोकन्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं पाइथन में जिनकी मीनिंग जो है पाइथन को ऑलरेडी पता है। मतलब अगर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, तो पाइथन को पता है कि अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है ना। अगर आपसे कोई कहे कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कीवर्ड है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जब भी आप कोई कीवर्ड लिखते हो तो उसका कलर चेंज होता है। जैसे अगर मैं कोई नॉर्मल वर्ड लिखूँ, जैसे द लिखता हूँ, तो ये टाई लिखा हूँ मैं, तो ये ब्लैक कलर का है। लेकिन अगर आप कोई कीवर्ड लिखते हो, जैसे मैं फॉर लिखता हूँ, तो ये देखिए फॉर का कलर बदल गया। अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ तो प्रिंट का कलर बदल गया। मतलब जो भी एक कीवर्ड होगा, जब आप उसे अपने पाइथन प्रोग्राम में लिखोगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाने वाला है। तो अगर आप कीवर्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तब भी आप ये पहचान सकते हो कि कौन सा कीवर्ड है। लेकिन अगर एग्जाम में तो कलर चेंज होने वाला नहीं है, तो आपको देख लेना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड इज अ वर्ड, कीवर्ड एक वर्ड है हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब उनकी जो मीनिंग है वो पाइथन ने ऑलरेडी रिजर्व कर रखी है। और इसके एग्जांपल है फॉर, वाइल, पास, प्रिंट, इनपुट, और बहुत सारे अदर एग्जांपल्स हैं। आप अपनी बुक में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे दिए हैं। दूसरा होता है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि अगर आपके पास एक लिस्ट है, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 ना। अभी मैंने ये छोटी सी लिस्ट दी है। अगर इसके साथ आपको जब भी कोई प्रोग्राम करना होगा तो क्या ये इजी होगा कि आप ये पूरी लिस्ट जो है वो हर जगह लिखो, कि अगर आपको इसके साथ कोई फंक्शन यूज़ करना है तो पूरी लिस्ट लिखो, फिर डॉट अपेंड लिखो ना। और ऐसे मतलब जहाँ पे भी आपको इसका इस्तेमाल पड़े वहाँ आप पूरा
लिस्ट लिखने जाओ, ये तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए पाइथन में आइडेंटिफायर्स का कॉन्सेप्ट आया है कि आप इसको एक वेरिएबल असाइन कर सकते हो। आइडेंटिफायर बोले तो वेरिएबल ना, आप इसे एक वेरिएबल असाइन कर सकते हो और अब ये वेरिएबल आपको जहाँ जहाँ लिस्ट को लिखना था वहाँ वहाँ आप इस वेरिएबल को लिख सकते हो, तो वही आइडेंटिफायर होता है। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम, आइडेंटिफायर नाम होते हैं गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, जो कि आप अपने प्रोग्राम में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, एक वेरिएबल खुद हो गया, जैसे एक वेरिएबल को भी आप दूसरा आइडेंटिफायर अलॉट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू बी, तो b तो एक वेरिएबल है लेकिन b को भी एक वेरिएबल असाइन हो गया है a, तो ये आप ये भी कर सकते हो। तो इसी को कहते हैं आइडेंटिफायर। एग्जाम्पल में मैंने आपको दे दिया है माई फाइल एक आइडेंटिफायर, मतलब कोई भी नाम दे सकते हो आप, मेरा नाम दे सकते हो आदित्य, आप अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी XYZ जो आपका नाम हो, चैनल का नाम दे सकते हो, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये नाम देने के भी कुछ रूल्स है। तो चलिए उन आइडेंटिफायर्स को लिखने के या वेरिएबल्स को लिखने के रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि वेरिएबल नेम शुड बी अ नॉन कीवर्ड विथ नो स्पेस। मतलब क्या है कि आप किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल, एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते और आपके आइडेंटिफायर में या वेरिएबल में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो कीवर्ड को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि आपने देखा कि कीवर्ड्स की जो मीनिंग है वो पाइथन के पास ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो अगर आपने वो कीवर्ड्स एज अ आइडेंटिफायर यूज़ किया तो अब वो किसी दूसरे को इंडिकेट, मतलब आपने जो असाइन उसको जो वैल्यू असाइन की है उस वेरिएबल को, उसको इंडिकेट करने की बजाय उसको जो भी फंक्शन असाइन किया है पाइथन वो फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा और आपको एक एरर मिल जाएगा। इसीलिए आपको नॉन कीवर्ड्स को यूज़ करना है और बिना स्पेस के यूज़ करना है। फिर वेरिएबल्स का जो नेम होता है उसमें आप लेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हो और नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हो और सिर्फ एक स्पेशल सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हो और वो है अंडरस्कोर। ये था दूसरा रूल। और तीसरा रूल ये है कि आप जो भी वेरिएबल है, जो भी आइडेंटिफायर है, वो नंबर से बिगिन नहीं कर सकता। नंबर उसमें हो सकते हैं लेकिन पहला कैरेक्टर उस आइडेंटिफायर का नंबर नहीं हो सकता, अंडरस्कोर हो सकता है। तो ये था नेमिंग रूल्स ऑफ पाइथन आइडेंटिफायर। मुझे लगता है कि आपको आइडेंटिफायर्स बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स वो नाम होते हैं जो कि आप डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स, पाइथन के डिफरेंट पार्ट्स को देते हो, और ये इसीलिए दिया जाता है ताकि आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सिंपलर हो, ईजियर हो और थोड़ा सा रीडेबल भी हो। तो तीसरा आता है लीटर्स। तो लीटर्स क्या होते हैं? लीटर्स वो डाटा आइटम्स होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट वैल्यूज होती है। तो जैसे अगर आपने 2 लिख दिया तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो वही लीटर्स होते हैं। वेरिएबल क्या था? वेरिएबल में आप चेंजेस ला सकते हो। आपने उस वेरिएबल में पहले एक लिस्ट स्टोर किया था, फिर आप उसी वेरिएबल में एक टपल भी स्टोर कर सकते हो, एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन लीटर्स क्या होता है? इनकी एक फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। तो लीटर्स कितने तरह के होते हैं? लीटर्स 4 तरह के होते हैं। पहला जो है वो है स्ट्रिंग लीटर। तो स्ट्रिंग लीटर क्या होता है? स्ट्रिंग लीटर आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब स्ट्रिंग लीटर में जो होते हैं कैरेक्टर्स लिखे होते हैं और सीक्वेंस में लिखे होते हैं। मतलब पहले एक कैरेक्टर, फिर उसके बाद दूसरा कैरेक्टर, फिर तीसरा कैरेक्टर, इसी को तो सीक्वेंस कहते हैं ना। तो स्ट्रिंग लीटर्स क्या है? वो कैरेक्टर्स होते हैं और कैरेक्टर्स को सीक्वेंस में लिखा जाता है और इन सारे कैरेक्टर्स को डबल कोट में या सिंगल कोट में आप इंक्लोज कर देते हो। अगर आपको कोई कहे कि स्ट्रिंग को कैसे पहचानना है, तो कोई भी चीज़ अगर डबल कोड या सिंगल कोड में इंक्लोज है तो इसका मतलब है कि वो एक स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग लीटर है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, क्या है? जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लर्न विथ आदित्य है और इसको आपने डबल कोट में अगर क्लोज कर दिया तो ये एक स्ट्रिंग लीटर हो जाता है। ओके, अब स्ट्रिंग लीटर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो नाम से ही पता चल जाता है कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग जो होगा वो एक ही लाइन में टर्मिनेट हो जाना चाहिए, मतलब दूसरी लाइन में वो नहीं आना चाहिए, एक ही लाइन में वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ओके, उसको आप कैसे दे सकते हो? उसको आप सिंगल कोड या डबल कोड में दे सकते हो। और दूसरा होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मतलब कि वो स्ट्रिंग जो कि आप मल्टीपल लाइन्स में देते हो। तो क्या इसको भी डबल कोड या सिंगल कोड में दे सकते हैं? जी नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो वो एरर देगा। इसको देने के कुछ अलग तरीके हैं। तो इसको देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आप इसे जो डबल कोड में ही रखें, लेकिन आपका जो पहला लाइन टर्मिनेट हो रहा है तो पहले लाइन के मतलब जो लास्ट पहले लाइन के एंड में आपको एक बैक स्लैश यूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने हेलो लिखा और इसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना था, तो नेक्स्ट लाइन में जाने से पहले मैंने एक बैक स्लैश का इस्तेमाल कर दिया
ओके, तो ये पहला मेथड है जिससे आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग दे सकते हो। और दूसरा मेथड ये है कि आप ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करें, मतलब आप सब कुछ लिखें, मल्टीपल लाइंस में लिखें, लेकिन जब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही थी तो ट्रिपल कोट लगा दें, और जब स्ट्रिंग फिनिश हो रही है तब ट्रिपल कोट लगा दें। तो ये था 2 वेज जिससे आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को दे सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि न्यूमेरिक लीटर्स क्या होते हैं। कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है न्यूमेरिक लीटर्स, मतलब इसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही आती हैं, मतलब आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ जैसे आप 25, 25.5 या कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 + 5 ऐसे नंबर से अगर आप कहीं पर यूज़ करते हो तो वो न्यूमेरिक लीटर के अंदर आता है। न्यूमेरिक लीटर पूरे 5 तरह के होते हैं। पहला होता है इंट, या फिर इसको हम लोग साइंड इंटीजर भी कहते हैं। दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। चौथा होता है बूलियन। और पांचवा होता है स्पेशल लीटल नन। ओके, तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। तो इंट या फिर साइंड इंटीजर ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर होते हैं जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो इसको लिखने के 3 तरीके हैं। डेसिमल, आप इसे डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, ऑक्टल फॉर्म में लिख सकते हो, या हेक्सागोनल फॉर्म में लिख सकते हो। आप लोगों ने ये तीनों ही बेस को 11th में पढ़ा होगा, और डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को हेक्सागोनल में, इन सब को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आप लोगों को बहुत ही बखूबी आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, एक वीडियो में आपको ये सारी भी कन्वर्जन और कैसे लिखते हैं ये सब आपको बता दूंगा। तो चलिए दूसरा क्या है? दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर। तो उसमें क्या था? उसमें डेसिमल को नहीं यूज़ करना था इंटीजर में। तो इधर क्या करना है कि आपको डेसिमल में, मतलब इधर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ लिखनी है या फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ लिखनी है। दीज आर यूज टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज़। इसका इस्तेमाल आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने में कर सकते हो विथ डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स हो, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर अगर आप किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट लीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर 5 है तो, और आप चाहते हो कि इसे आप इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इधर एक डेसिमल पॉइंट लगाओ और इधर 0 लगा दो। तो अब ये इंटीजर से फ्लोट में आ गया। मतलब अगर डेसिमल पॉइंट है तो फ्लोटिंग है, और डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इंटीजर है, और अगर एक्सपोनेंशियल है तो भी फ्लोटिंग है। अब तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर लीटर। तो दीज आर ऑफ द फॉर्म a + bj। कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया जाता है a + bj के फॉर्म में, जहाँ j जो a और b जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट लीटर्स होते हैं, और j जो होता है, j रिप्रेजेंट करता है √-1 को, और इधर विच इज़ एन इमेजिनरी नंबर, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है। आप लोग अगर मैथ क्लास 10 तक पढ़े हो तो आप लोग ये जानते हो कि जब भी कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होती थी तो आप वहाँ बोल देते थे कि इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। तो ये बात थी क्लास 10 तक की। लेकिन अगर आप 11th में मैथ लिए हो तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छे से जानते हो कि उससे क्या किया जाता है कि वहाँ पर √-1 को जे पुट कर लिया जाता है, और कहा जाता है कि अब ये एक इमेजिनरी नंबर होने वाला है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लीटर्स वही होते हैं a + bj के फॉर्म में, जहाँ पर a और b फ्लोट्स होते हैं और j रिप्रेजेंट करता है √-1 को, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, एग्जाम्पल 2 + 3j। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बूलियन लीटर। तो बूलियन लीटर इज यूज टू रिप्रेजेंट 2 बूलियन वैल्यूज। बूलियन लीटर में सिर्फ 2 बूलियन वैल्यूज आती हैं। पहली है ट्रू, जिसे हम लोग बूलियन ट्रू भी कहते हैं, और दूसरी है फॉल्स, जिसे हम लोग बूलियन फॉल्स भी कहते हैं। तो बूलियन लीटर्स कब आते हैं ना? तो जब भी आप कोई कंडीशन टेस्ट करते हो कि ये कंडीशन सही है कि नहीं। जैसे अगर आपने लिख दिया कि जैसे आपने लिख दिया कि 2 इज लेस देन 3 ना, तो जब आप इसका आउटपुट देखोगे, चलिए हम लोग देख भी लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 2 इज लेस देन 3। तो देखिए रिजल्ट ट्रू आया। मतलब जब भी आप कहीं पर कंडीशन टेस्ट करते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा बूलियन वैल्यूज़ में आता है। और बूलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं? ट्रू या फिर फॉल्स। तो मुझे लगता है आपको बूलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं ये समझ में आया होगा, और इनका यूज़ कहाँ होता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो स्पेशल लीटल नन। नन क्या होता है? पाइथन हैज़ ए स्पेशल लीटल नन। तो अगर कहीं पर भी नन लिखा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वैल्यू का एब्सेंस है ना। और वो जो आपका स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल होगा, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। इस लाइन में वो डिनोट करेगा कि यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो अगर नन लिखा है तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू का एब्सेंस है। ओके, तो ये 5 तरह के लीटर्स थे जो कि हम लोगों ने कवर कर लिए। कौन से लीटर? न्यूमेरिक लीटर्स थे जो हमने कवर कर लिए।
अब जो चौथी टाइप का कीवर्ड, जो चौथे टाइप का टोकन है वो है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आप जानते हो कि प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, वो ग्रेटर दैन लेस दैन, इन सब ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर्स आर द टोकन्स, ऑपरेटर्स वो टोकन्स होते हैं डैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन बोले तो एक्शन, मतलब ऑपरेटर्स वो टोकन हैं जिनको अगर आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हो तो वो कुछ एक्शन परफॉर्म करके आपको देने वाले हैं जब भी आप उसे किसी वेरिएबल या फिर अदर ऑब्जेक्ट, अपने अदर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट पे यूज़ करते हो। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन और नॉट, ये सब भी ऑपरेटर्स हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर है, इन कौन सा ऑपरेटर है, इन है मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, तो ये सारे ऑपरेटर्स के एग्जांपल थे। अब एक आख हम लोग ऑपरेटर्स को कैसे परफॉर्म, मतलब कहीं पे अगर ऑपरेटर्स यूज़ हुआ है उसका मतलब है कि वो जिन दो चीज़ों के बीच में, ऑपरेटर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है ना। ऑपरेंड क्या होता है, जैसे अगर मैंने 2+3 लिखा तो प्लस क्या है, प्लस ऑपरेटर है, लेकिन ये जो 2 है और ये जो 3 है ये ऑपरेंड्स हैं ना, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है उसे हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बाइनरी ऑपरेटर में आपको दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ने वाली होती है। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जैसे नॉट में आपको नॉट के बाद आपको सिर्फ कोई एक ऑपरेटर को लिखना होगा। जैसे नॉट ट्रू लिखा तो रिजल्ट आपका फॉल्स आने वाला है, मतलब आपने नॉट के साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड को यूज़ किया तो वो यूनरी ऑपरेटर है। जबकि आप 2+3 लिखे तो आपने दो ऑपरेंड्स का इस्तेमाल किया तो वो क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। तो मुझे लगता है आपको ऑपरेटर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसमें जो लास्ट टाइप है वो होता है पंचुएटर्स। तो पंचुएटर्स क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में बात किया जाए तो पंचुएटर्स वो सिंबल हैं जिनका आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट पोजीशंस पे यूज़ करते हो, कोई किसी चीज़ों को डिनोट करने के लिए या फिर अपनी प्रोग्रामिंग को ईजियर बनाने के लिए। तो मैं आपको कुछ, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ आपने बिग ब्रैकेट में इंक्लोज की तो उसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो चीज़ है वो लिस्ट है। स्मॉल ब्रैकेट में इंक्लोज की और सीक्वेंसेस था तो उसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक टपल है। आपने अगर करली ब्रैकेट में इंक्लोज किया तो इसका मतलब है कि वो एक डिक्शनरी है। आपने अगर इस हैश सिंबल का इस्तेमाल किया किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में तो मतलब ये कमेंट है। मतलब सिंबल्स, पंचुएटर्स क्या होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं जो आप अपने प्रोग्रामिंग में जगह जगह पे इस्तेमाल करते हो। और किस लिए इस्तेमाल करते हो, किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए या फिर अपने प्रोग्रामिंग को और भी अच्छा और रीडेबल बनाने के लिए। तो पंचुएटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड इंडिकेट द रिदम एंड द एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट्स एंड द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। वही बता रहा हूँ कि आप किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए या फिर अगर आप एक्सप्रेशंस को लिखते हो तो एक्सप्रेशन में आप ब्रैकेट्स को लगाते हो ताकि पता चले कि ये चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर इसका रिजल्ट आएगा तो फिर उसके साथ ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्रामिंग को इजी बनाने के लिए या फिर किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए पंचुएटर्स का इस्तेमाल करते हो। तो ये वो 5 तरह के टोकन थे। कौन कौन से थे, कीवर्ड्स था, आइडेंटिफायर्स था, लीटर्स था, ऑपरेटर्स था और पंचुएटर्स था। आई विश कि आपको ये पाँचों बहुत ही अच्छे समझ में आया हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो पहला क्या है, पहला है एक्सप्रेशंस। तो आपने ऑपरेटर को पढ़ा ना, आपने ऑपरेटर्स को पढ़ा, तो अगर कहीं पर भी 2 4 5 ऑपरेटर्स जुड़ जाते हैं तो उसे आप एक्सप्रेशन, अगर सिंपल भाषा में हम लोग एक्सप्रेशंस की बात करें तो अगर कहीं पर 4-5 ऑपरेटर्स जुड़ जाते हैं, एक साथ यूज़ हो जाते हैं तो उसे हम लोग एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो एक्सप्रेशंस आर द लीगल कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। मतलब ये क्या है, एक्सप्रेशन एक लीगल कम्बिनेशन है सिंबल्स की। सिंबल्स क्या थे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट, द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट, मतलब इन सब का लीगल कम्बिनेशन है जो कि एट लास्ट में आपको कोई एक वैल्यू ज़रूर देता हो। जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है, 2+5 एक्सप्रेशन है ना, 2 इज़ लेस देन 5 ये भी एक्सप्रेशन है। अगर आप 2+5 एक ब्रैकेट में लिखते हो और इसके बाहर आप +3 लिखते हो तो ये भी एक्सप्रेशन है। मतलब कि वो सिंबल्स जिसमें आप ऑपरेटर्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके कुछ वैल्यूज़ को निकालते हो तो वो एक एक्सप्रेशन कहलाता है। या फिर सिंपल भाषा में ये कि कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस ना,
ही एक्सप्रेशन कहलाता है। ओके, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स आते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट आर द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दैट डज समथिंग दैट इज एक्शन। मतलब स्टेटमेंट्स वो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस है जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करता हो ना। जैसे कि प्रिंट हेलो ना, जैसे अगर आपने इसे दिया तो आपको आउटपुट में हेलो प्रिंट होके मिलेगा, मतलब इसने कुछ एक्शन परफॉर्म किया, तो ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप लिखते हो आई एम अ गुड बॉय, क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करने वाला। तो ये इंग्लिश में तो स्टेटमेंट है, लेकिन ये यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग में कोई स्टेटमेंट नहीं। यहाँ पर वही स्टेटमेंट होता है जो आपको कोई एक्शन परफॉर्म करके देता है। तो स्टेटमेंट भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कमेंट्स। तो कमेंट्स वो रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोग्रामर अपने प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करता है, जिससे ताकि अगर कोई नया आदमी उसकी कोडिंग को देखता है तो वो उसको थोड़ा सा इजी हो उसकी कोडिंग को समझने में, इसीलिए वो कुछ लिख देता है एज अ कमेंट। लेकिन ये जो कमेंट्स होते हैं ये आपके आउटपुट स्क्रीन में कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं होने वाले या उससे किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करने वाले। अब देखते हैं कि कमेंट्स को कैसे दिया जाता है। तो कमेंट्स, आपको जो भी कमेंट लिखना है, अगर जो भी आपको लाइनें लिखनी हैं वो आप लाइनें लिख दो, लेकिन लाइन के स्टार्ट में अगर आप हैश सिंबल का इस्तेमाल कर देते हो तो वो एज अ कमेंट कंसीडर किया जाएगा और उसका कलर जो है वो यहाँ पर अगर हम लोग पाइथन के जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है आईडी की बात नहीं करते हैं तो उसमें ये रेड कलर का हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कोई कमेंट लिखता हूँ, जैसे आदित्य लिख दिया, तो अब ये एक कमेंट है ना और इसका कलर जो है वो रेड हो गया। तो अगर आप आईडी का इस्तेमाल नहीं करते हो, प्योर पाइथन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, तो उधर अगर कोई भी चीज़ रेड कलर में लिखी है इसका मतलब है कि वो कमेंट है। या फिर जो भी अगर कोई भी चीज़ हैश सिंबल से स्टार्ट होती है तो इसका मतलब है कि वो एक कमेंट है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? फंक्शन। अब फंक्शन इज अ कोड। फंक्शन एक कोड होता है दैट हैज़ अ नेम, जिसका एक नेम होता है ना। अभी तो मैं फंक्शन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एक्चुअली फंक्शंस जो होते हैं उन्हें डेफ कीवर्ड से बनाया जाता है। मतलब अगर आपको कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो आप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो और डेफ कीवर्ड के बाद आप जो भी चीज़ लिखते हो वो होता है फंक्शन का नाम। तो उसी फंक्शन के नाम को यूज़ करके आप उसका इस्तेमाल अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में कभी भी कर सकते हो। तो वही लिखा है कि फंक्शन इज़ अ कोड। एक कोड होता है दैट हैज़ अ नेम, जिसका एक नाम भी होता है जो कि डेफ के जस्ट बाद लिखा होता है, एंड कैन बी री यूज, जिसे हम लोग री यूज़ कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम वेयर नीडेड। मतलब उसके नाम का इस्तेमाल करके हम लोग उसे अपने प्रोग्राम में कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो होता है फंक्शन। तो जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, लेकिन अभी बोलने में प्रिंट एक फंक्शन है, लेकिन जब प्रिंट में आप कोई इंस्ट्रक्शन दे देते हो और वो कोई एक्शन परफॉर्म कर लेता है तो अब वो एक क्या हो जाता है? अब वो एक स्टेटमेंट हो जाता है। अभी प्रिंट फंक्शन है ना, लेकिन जब ये कोई एक्शन परफॉर्म कर लेता है तो ये एक स्टेटमेंट हो जाता है। और किसी भी फंक्शन को अगर आप खुद क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है डेफ। अब देखते हैं कि अगर हमको कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड लिखना होता है, डेफ, और डेफ के बाद आपका जो भी फंक्शन का नाम होगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर आदित्य लिख दिया। तो ये क्या हो गया? ये आपके फंक्शन का नाम हो गया। इसके बाद आपको ये कॉलन लिखना होता है। अगर आपको कॉलन में कोई वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करानी है, मतलब अपने फंक्शन में किसी वैल्यूज़ को यूज़र से लेनी है कि ये वैल्यूज़ दोगे तभी ये फंक्शन रन करने वाला है, तो आप यहाँ दे सकते हो। जैसे a, b मैंने दे दिया, तो आप ऐसे वैल्यूज़ दे सकते हो। उसके बाद कॉलन, और इसके अंदर आप वो स्टेटमेंट लिखोगे जो कि इस फंक्शन को कॉल करने के बाद एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को खुद डिफाइन कर सकते हो, और डेफ के बाद जो चीज़ लिखी होती है वही होता है इस फंक्शन का नाम, और इसी नाम को यूज़ करके आप उसे पूरे ही प्रोग्रामिंग में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो फंक्शन में मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट होता है ब्लॉक। तो सम टाइम अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट का पार्ट होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग एक ब्लॉक कहते हैं ना। एक ब्लॉक, पूरा एक गट्ठल कहते हैं, और ये आपको एक इंडेंटेशन पे मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, लिखूँ इफ a इज ग्रेटर देन 5 ना, तो प्रिंट a। तो ये क्या है? ये एक ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि अगर आपको
ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो उससे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, मतलब इसका एग्जीक्यूशन इस स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इस तो वो एक ब्लॉक हो गया, मतलब अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो ये स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, या फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए ये स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट कराना है। तो इसी को हम लोग एक ब्लॉक कर देते हैं, जो कि अगर कोई स्टेटमेंट अदर स्टेटमेंट का पार्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो इस स्टेटमेंट का पार्ट है, तो इसी को ब्लॉक करते हैं। और ये ब्लॉक जो होता है वो कुछ इंडेंटेशन पे आता है। ये क्या होता है वो कि जैसे आपने यहाँ कॉलन लगाने के बाद जब नई लाइन चालू होती है तो वो फोर स्पेस के बाद चालू होती है, उससे पता चल जाता है कि अब इसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स आने वाले हैं वो इसी स्टेटमेंट जो पहला हेडर स्टेटमेंट था उसी के सब पार्ट्स हैं, तो उसी को हम लोग ब्लॉक कहते हैं। और इंडेंटेशन क्या होता है, जो यहाँ पर गैप आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं इंडेंटेशन। तो ये थे बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरिएबल एंड असाइनमेंट। तो देखते हैं कि वेरिएबल और असाइनमेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल आर द नेम्ड लोकेशन दैट रिफर टू अ वैल्यू एंड हुज वैल्यूज कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। मतलब वेरिएबल्स वो नेम्ड लोकेशन हैं जो किसी एक वैल्यू को रेफ़र करती हो और इनकी वैल्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हो या प्रोसेस कर सकते हो अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी। जैसे अगर आपने a इज इक्वल्स टू आदि लिखा, तो अगर कोई बंदा सोच रहा है कि a जो है वो आदि को स्टोर कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। a क्या स्टोर कर रहा है, a वो लोकेशन को स्टोर कर रहा है या फिर वो एड्रेस को स्टोर कर रहा है जहाँ पर आदि स्टोर्ड है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड रेफर का इस्तेमाल किया गया है कि वो वैल्यू को रेफर कर रहा है। मतलब अगर आप ए लिखते हो तो सबसे पहले क्या जाएगा कि वो वहाँ उस लोकेशन पे जाएगा जहाँ पर ये क्या स्टोर किया होगा, वो लोकेशन स्टोर किया होगा जहाँ पर आदि लिखा होगा। तो सबसे पहले लोग उस जो इसका पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो क्या जाएगा, वो सबसे पहले जाएगा उस लोकेशन पे, वहाँ पे देखेगा क्या वैल्यू और वहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसे वापस लाएगा और उस पर जो भी प्रोसेस करना होगा तो वो प्रोसेस करेगा। तो हमारे याद करने की बात यह है कि अगर a इज इक्वल्स टू आदि लिखा है और आपसे कोई कहे कि a जो है वो आदि को स्टोर कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। a क्या स्टोर कर रहा है, a वो लोकेशन को स्टोर कर रहा है जहाँ पर आदि रखा हुआ है या फिर जहाँ पर आदि स्टोर्ड है। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल, और वेरिएबल को हम लोग अपने प्रोग्राम में कहीं भी कई बार यूज़ कर सकते हो। और वेरिएबल अगर मैंने a इज इक्वल्स टू आदि लिखा और a इज इक्वल्स टू 2 लिखा तो अब मैं प्रिंट करूँगा a को तो वो 2 देने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यूज़ जो होती हैं किसी भी वेरिएबल की आप वो मॉडिफाई कर सकते हो। उसको क्या करना है, अब वो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, अब उसको दूसरी लोकेशन को पॉइंट कर लेना है। तो सवाल ये आता है कि अगर अगर a को कई सारी वैल्यूज़ मिल गई तो कौन सी वैल्यू वैलिड होगी। तो जो लेटेस्ट वैल्यू a को मिली होगी या किसी वेरिएबल को मिली होगी वही उसके लिए वही आपकी वैल्यू एग्जीक्यूट होने वाली है। जैसे कि a को आदि दिया था और a को 2 दिया था, अगर आप प्रिंट a करते हो तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू जो हमने a को असाइन कराई थी वो थी 2। तो इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन जैसे ग्लोबल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल होता है, लेकिन अभी हम लोग उसकी बात नहीं करने वाले। अभी आप इतना ही सोचो कि जो भी लेटेस्ट वैल्यू किसी वेरिएबल को मिलती है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। ओके, अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो इज इक्वल टू जो होता है वो एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। अगर आपने a इज इक्वल टू आदि लिखा तो आदि जो है ए जो है उसको आदि असाइन हो रहा है, आदि वैल्यू असाइन हो रही है। तो वो काम कौन कर रहा है, वो काम इज इक्वल्स टू कर रहा है, इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ओके, तो आपको मुझे लगता है वेरिएबल और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों ही बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर a इज इक्वल्स टू आदि लिखते हो और a इज इक्वल्स टू 2 लिखते हो, तो अगर आप प्रिंट a करते हो अब तो वो 2 प्रिंट करने वाला है। ये क्या है, यही एक डायनेमिक टाइपिंग है कि आप अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप, एक वेरिएबल जो किसी सर्टेन टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा था कैन बी मेड टू पॉइंट अ वैल्यू स्लैश ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप। आप उसे दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरे वैल्यू को पॉइंट करा सकते हो और इसी को डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे x इज इक्वल्स टू हेलो था और x इज इक्वल्स टू 4 था और आपने x को प्रिंट किया तो रिजल्ट 4 आया, क्योंकि पहले ये हेलो को पॉइंट कर रहा था लेकिन फिर आपने इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया, आपने इसे 4 दे दिया, तो अब हेलो छोड़ के अब 4 की लोकेशन को ये पॉइंट आउट करने लगा है। तो अब आप अगर x को प्रिंट करते हो तो वो 4 ही प्रिंट करने वाला है। तो मुझे लगता है आपको डायनेमिक टाइपिंग में बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टैटिक टाइपिंग है।
तो स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है? स्टैटिक टाइपिंग में अगर आप किसी भी चीज़ को एक डेटा टाइप असाइन कर देते हो या एक वैल्यू असाइन कर देते हो तो फिर उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। वो पूरे प्रोग्राम में वो वही डेटा टाइप को यूज़ करेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। वो तो उसी को कहते हैं स्टैटिक टाइपिंग। In static typing, a data type is attached with a variable when it is defined first and it is fixed. वो फिक्स हो जाता है। Data type of a variable can't be changed in static typing. आप उसके डेटा टाइप को, किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते हो स्टैटिक टाइपिंग में। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है। तो मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है? अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना चाहते हो या एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना चाहते हो तो ये सब मल्टीपल असाइनमेंट के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। तो असाइनिंग सेम वैल्यूज़ टू मल्टीपल वैल्यूज़, अगर आपको एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करनी है तो आपको क्या करना होता है? आपको पहले पहला वेरिएबल, फिर इज इक्वल्स टू दूसरा वेरिएबल, फिर इज इक्वल्स टू तीसरा वेरिएबल और इज इक्वल टू लगा के आपके जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स लिखने होंगे और फिर एक इज इक्वल्स टू लगा के आपको वैल्यू लिखनी है जो कि आपको इन सारे को असाइन करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ 10 लिख दिया, तो अब ए इज इक्वल्स टू भी 10 हो गया, बी इज इक्वल्स टू भी 10 हो गया और सी इज इक्वल्स टू भी 10 हो गया। चलिए इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो क्या लिखा था हमने? ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 10। ये देख लेते हैं क्या है। ए 10 है, बी 10 है, सी भी 10 है। तो ये है मेथड अगर आपको वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करनी है। तो असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल, अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कॉमा से सेपरेट करके आपको सारे वेरिएबल्स को लिख देना है और आपको फिर जो वैल्यू जिस वेरिएबल को देनी है उसी ऑर्डर में लिखना है। जैसे अगर आपको ए को जो वैल्यू देनी है वो आपको पहले लिखना है, फिर कॉमा के बाद बी को जो वैल्यू देनी है वो दोबारा लिखना है और सी को जो वैल्यू देनी है वो उसके बाद लिखना है। मतलब जैसे जैसे वेरिएबल्स दिए हुए हैं वैसे वैसे आपको कॉमा सेपरेट करके उनकी वैल्यूज़ भी देनी है। इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं करके। तो क्या लिखना है? ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, ए को मुझे 1 वैल्यू देनी है, बी को 2 और सी को 3। ओके, अब ए प्रिंट कर लेते हैं। ए 1 हो गया, बी 2 हो गया और सी को देख लेते हैं तो सी 3 हो गया। तो ये होता है अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन करनी है और मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर वेरिएबल इज डिफाइंड ओनली व्हेन यू असाइन सम वैल्यूज टू इट। तो वेरिएबल कब डिफाइन होता है? वेरिएबल तभी डिफाइन होता है जब आप उसे कोई वैल्यू असाइन करते हो। मतलब अगर आपने ए को कोई वेरिएबल नहीं दे, अगर आपने कोई वेरिएबल ए, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिखता हूँ जैसे क्यू के वेरिएबल को अगर आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है और आप प्रिंट करना चाहते हैं क्यू को, तो देखते हैं क्या होता है ना। तो प्रिंट क्यू, तो क्यू एक एरर देगा। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है कि नेम क्यू जो है वो इज़ नॉट डिफाइंड। क्यू को आपने डिफाइन नहीं किया है कि क्यू क्या है, इसीलिए वो एरर देगा। तो वेरिएबल तभी एक वेरिएबल है जब आप उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हो, नहीं तो वो क्या देगा? वो आपको नेम एरर देने वाला है। ओके, अब उसके बाद आता है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है? अगर आपको यूजर से कोई इनपुट लेना है तो आपको क्या लगता है आप कैसे ले सकते हो? तो आप इनपुट फंक्शन से ही ले सकते हो। तो यूज़ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, इसका एक ही इस्तेमाल है कि अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके ले सकते हो। अब इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू, हमें उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें यूजर से ली गई वैल्यू को स्टोर करना है, फिर इज इक्वल्स टू और फिर आपको इनपुट लिखना है और इनपुट के बाद आपको एक सिंपल ब्रैकेट ओपन कर देना है और सिंपल ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसके अंदर आपको वो टेक्स्ट लिखना है, वो स्ट्रिंग लिखनी है जो कि आप आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हो, जिसे लिख कर या जिसे दिखाकर आप यूजर से आउटपुट मांगने वाले हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो कैसे डिफाइन करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वो वेरिएबल लिखना है जिसमें आपको वैल्यू को स्टोर करना है। तो ए हो गया, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उसके बाद आपको इनपुट कमांड देना है या इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करना है, फिर सिंपल ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है? सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है वो वैल्यू, वो स्ट्रिंग या वो टेक्स्ट जो कि आप अपने आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जैसे मैं कराना चाहता हूँ इंटर अ वैल्यू। तो जब मैं इसे रन कराऊंगा तो ये देखिए ये क्या है? ये आपके आउटपुट पे डिस्प्ले होगा कि इंटर अ वैल्यू। मैंने क्या वैल्यू डाल दी? मान लीजिए मैंने 10 वैल्यू डाल दी।
तो अगर मैं अब ए को प्रिंट करता हूँ तो ए इज इक्वल्स टू 10 आएगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने 10 जो था वो तो एक नंबर डाला, लेकिन यहाँ पर ए जो है वो एज अ 10 जो है वो एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप इनपुट को ये नहीं बताते हो कि यूजर से जो इनपुट जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू किस टाइप की होने वाली है, तो वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप ही कंसीडर करता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि मैंने इंटीजर लिखा था लेकिन वो स्ट्रिंग हो गया। तो अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये कोड कॉपी करना है। मान लीजिए अगर आप फिर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और उसके बाद इस इनपुट जो था उसको एक ब्रैकेट में इंक्लोज करना है ना। तो चलिए इसे हम लोग एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर लेते हैं, और इस ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना है इंट। अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप इंट लिखिए, अगर आपको फ्लोट वैल्यू चाहिए तो आप फ्लोट लिखिए। मतलब जिस टाइप की वैल्यू चाहिए वो टाइप आप यहाँ लिख सकते हो। तो आपको इंट लिखना है, इंट के बाद एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना है, सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर इनपुट लिखना है, और फिर इनपुट का सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है और उसके अंदर वो टेक्स्ट लिखना है जो कि आप अपने आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हो। तो चलिए रन करा के इसे देख लेते हैं। तो ये आपसे वैल्यू मांगेगा, मैंने 10 दिया। तो अब ये जो भी जिस भी टाइप की वैल्यू होगी वो वैल्यू ए में स्टोर हो गई होगी। तो ए को प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखिए अब ए जो है वो 10 आ रहा है और 10 एज अ इंटीजर आ रहा है। तो ये होता है इनपुट फंक्शन, और इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी यूज़र से आए किसी भी इनपुट को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। अगर आपको उसे किसी दूसरे डेटा टाइप में चाहिए तो आपको वो डेटा टाइप लिखना पड़ता है, और उसके लिखने का तरीका ये होता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग प्रिंट फंक्शन पे। प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोई भी पाइथन प्रोग्राम ऐसा हो ही नहीं सकता जो बिना प्रिंट फंक्शन के हो। मतलब हो सकता है पर जनरली सारे पाइथन प्रोग्राम में प्रिंट एक बार दो बार यूज़ हो ही जाता है। तो देखते हैं प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन इज़ अ वे टू सेट आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। मतलब प्रिंट एक फंक्शन है जिसके द्वारा आप अपने स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या है मॉनिटर पे किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हो, या किसी भी चीज़ के आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, कैसे? आपको प्रिंट लिखना है, प्रिंट के बाद आपको सिंपल ब्रैकेट खोलना है, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपको वो वैल्यू लिखनी है, वो स्ट्रिंग लिखना है, वो वेरिएबल लिखना है, वो टप्पल लिखना है, वो लिस्ट लिखना है जो आपको अपने आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए। तो इसको लिखने के तरीके को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल तरीका देख लेते हैं जिसमें हम लोग प्रिंट करेंगे हेलो, और हेलो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे। ओके, ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है ना, जैसे मुझे इसी प्रिंट फंक्शन में हेलो को भी प्रिंट कराना था और 10 को भी प्रिंट कराना था, तो अगर हेलो और 10 सेम डेटा टाइप के हुए ना, मतलब हेलो भी अगर आपने स्ट्रिंग लिखा है और 10 को भी आपको एज ए स्ट्रिंग में प्रिंट कराना है, तो आप दोनों को कंबाइन करके प्रिंट करा सकते हो। लेकिन अगर डेटा टाइप अलग हो जाता है तो फिर आपको कॉमा से उनको सेपरेट करना पड़ता है। कैसे देख लेते हैं। प्रिंट ओपन किया मैंने, फिर इसके बाद सबसे पहले मैंने हेलो लिखा। हेलो का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और मुझे अब दूसरा 10 लिखना था जिसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप है उसका नंबर या इंटीजर। तो कॉमा आपको लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद अब आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप को लिखना है जो कि 10 था। अब आप इसे प्रिंट करोगे तो देखो क्या आता है, हेलो प्रिंट हुआ, फिर 10 प्रिंट हुआ। अब आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर हेलो और 10 के बीच में गैप क्यों आया। तो गैप इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एक सेप आर्गूमेंट होता है ना, और अगर आप उस सेप आर्गूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते तो सेप आर्गूमेंट का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है क्या, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है एक स्पेस। इसीलिए जब आप हेलो और 10 को प्रिंट कराते हो तो उनके बीच में एक स्पेस आता है। तो अगर आप स्पेस को हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको सेप आर्गुमेंट या फिर इस स्पेस की जगह कुछ और चीज़ों को ऐड करना होगा। जैसे @ सिंबल, हेलो और 10 के बीच में आपको @ सिंबल यूज़ करना है। और ये कब यूज़ होता है, ये एक इज इक्वल्स टू के इधर वाले और एक इज इक्वल्स टू के इधर वाले के बीच में ये वैल्यू स्टोर होती है या लगती है ना। जैसे कि अगर सेप लिखा तो सेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू थी, तो वो 10 के और हेलो के बीच में स्टोर है। ओके, तो अगर आपको कुछ और करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको तब सेप आर्गुमेंट को यूज़ करना होगा। कैसे यूज़ करते हैं चलिए देख लेते हैं। क्या लिखा मैंने, हेलो लिखा और हेलो कॉमा 10 लिखा, और इसके बाद आपको फिर से कॉमा लगाना है और आपको लिखना है सेप, और सेप इज इक्वल्स टू आपको वो वैल्यू दे देनी। जैसे मुझे इन दोनों के बीच में एक @ सिंबल चाहिए था तो मैंने वो लिख दिया। अब आप ये देखिए हेलो और 10 के बीच में एक @ सिंबल आ गया, तो ये हो गया सेप।
ना, ये हो गया सेप। लेकिन अगर आप जैसे कि अगर आप दो स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हो ना, अगर आप दो प्रिंट फंक्शन को प्रिंट कराते हो, जैसे मैं आपको एक नई मतलब फाइल क्रिएट करके बताता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता वो ना, क्योंकि इसमें सिंगल लाइन का सिंगल आउटपुट आ जाता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, मतलब ऐसे नहीं दिखा सकते। तो चलिए, एक प्रिंट था जिसमें हमने हेलो को प्रिंट किया ना, हेलो, और एक दूसरा प्रिंट फंक्शन हमने यूज़ किया जिसमें हम लोगों ने 10 को लिखा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे प्रिंट होता है। ओके, तो रन, और रन किया तो हेलो एक लाइन में प्रिंट हुआ और 10 एक लाइन में प्रिंट हुआ। तो आप ये पूछ सकते हैं कि हेलो और 10 एक एक लाइन में, मतलब सेम लाइन में क्यों नहीं प्रिंट हुआ, वो अलग अलग लाइन में क्यों प्रिंट हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर सेप आर्गुमेंट था, तो उसमें क्या होता था कि बीच में वो स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस देता था। अगर सेम प्रिंट फंक्शन के अंदर अलग अलग टाइप या 3-4 अलग अलग टाइप के वैल्यूज़ स्टोर है तो, और मतलब कि हर इज इक्वल्स टू की जगह वो एक स्पेस देता था सेप। लेकिन इंड क्या होता है कि अगर आप दो प्रिंट फंक्शंस को यूज़ करते हो और आपने इंड नहीं दिया हुआ है पहले प्रिंट फंक्शन में, तो वो क्या करता है कि इंड की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है न्यू लाइन कैरेक्टर की। मतलब पहला प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। न्यू लाइन कैरेक्टर मतलब कि अब जो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल होगा वो अब नई लाइन पे चला जाएगा ना, और अब अगर आप फिर से प्रिंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो तो आप वो दूसरी लाइन में एग्जीक्यूट होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आप इन फंक्शन का इस्तेमाल कर लो और आपको जो भी वैल्यू देनी है वो वैल्यू दे लो। इंड की बाय डिफ़ॉल्ट तो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, तो आपको जो भी देनी है वो आप वो वैल्यू दे सकते हो। और किधर देनी? पहले प्रिंट फंक्शन में देनी है। तो मैं यहाँ पर इंड लिख दूंगा और इंड इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पर एक स्पेस चाहिए। ओके, इसको सेव करके हम लोग रन करा लेते हैं। तो ये देखिए हेलो और 10 के बीच में एक स्पेस आ चुका है। ओके, तो ये पूरा प्रिंट फंक्शन था कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है, कैसे मल्टीपल डेटा टाइप्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, सेप क्या होता है, इंड क्या होता है। इससे ज़्यादा प्रिंट में कुछ नहीं आने वाला है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखिए सेप के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए इंड के बारे में लिखा हुआ है। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। किधर मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाने वाला है, तो आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फिर अभी मैंने कितने बार डेटा टाइप कर रहा था, तो देखते हैं कि डेटा टाइप एक्चुअली में होता क्या है। तो डेटा टाइप आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डेटा एंड द सेट ऑफ द वैलिड ऑपरेशंस फॉर इट। मतलब कि डेटा टाइप्स क्या होता है, अगर आप कोई भी डेटा टाइप दे देते हो तो फिर पाइथन को पता चल जाता है कि अब इधर इसी टाइप के डेटा आने वाले हैं। जैसे कि अगर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दिया तो अब पता चल जाएगी कि इधर स्ट्रिंग स्टोर करना है मुझको। मतलब उसका बर्डन कम हो जाएगा कि उसको ये पता चल जाएगा कि आने वाली वैल्यू कैसी हो सकती है। तो अगर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दिया तो उसको पता चल जाएगा कि आने वाली वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग ही होगी। या आपने नंबर डेटा टाइप दे दिया तो उसको ये पता चल जाएगा कि अब ये आने वाली वैल्यू नंबर ही होगी। लिस्ट तो लिस्ट ही होगी, टपल तो टपल ही होगी, डिक्शनरी तो डिक्शनरी होगी। मतलब आप ये बता दोगे कि आने वाली वैल्यू किस टाइप की होगी, तो उसका बर्डन कम हो जाएगा। मतलब इंसान तो नहीं है, लेकिन एक तरह से कह सकते हो कि उसको ईजी फील होगा और वो ये भी डिसाइड कर सकेगा कि इस पर कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे लिस्ट पे दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, नंबर पे दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो वो ये डिसाइड कर लेगा कि इस पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो मैं पानी पीने जा रहा हूँ, 2 मिनट का ब्रेक है, आप भी ज़रूर पानी पी ले अगर आपके पास हो तो, या मम्मी से मंगा के भी आप पी सकते हैं। तो चलिए, डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो डेटा टाइप्स पूरे 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप में क्या क्या आता है? इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। फिर उसके बाद होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप और फिर लीस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो इसमें जो नंबर डेटा टाइप है वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका है, और स्ट्रिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है। मतलब मुझे अभी क्या एक्सप्लेन करना है, आपको लिस्ट एक्सप्लेन करना है, टपल को एक्सप्लेन करना है और डिक्शनरी को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंटेड एज ग्रुप ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा इनक्लोज्ड इन बिग ब्रैकेट। सिंपल, एकदम सिंपल देखते हैं कि लिस्ट क्या होगा। एक बिग ब्रैकेट होगा, बिग ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी, वही एक लिस्ट है। और वो एक सीक्वेंस में स्टोर होगी, मतलब उनकी पोजीशंस जो है वो फिक्स है कि पहले ये वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू आएगी।
तो पोजीशन फिक्स नहीं होगी तो आप इंडेक्सिंग कैसे करोगे। अब इंडेक्सिंग क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो लिस्ट क्या है, सिंपल एक बिग ब्रैकेट होगा और बिग ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होंगी। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो वो क्या है, वो एक लिस्ट है। एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखिए एक बिग ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है 1, 2, 3। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर एक बिग ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है आदित्य है, फिर कॉमा देकर 8, 1, 6 है, फिर कॉमा देकर आदि है। फिर अब देखते हैं कि टपल्स क्या होते हैं। तो टपल्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ तक तो दोनों ही सेम है, लेकिन इंक्लोज्ड इन सिंपल ब्रैकेट। मतलब कि अगर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बिग ब्रैकेट में इंक्लोज्ड हैं तो वो लिस्ट है, और अगर सिंपल ब्रैकेट में इंक्लोज्ड हैं तो वो क्या है, वो एक टपल है। तो आप पूछ सकते हो दोनों में ही कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं तो लिस्ट को लिस्ट और टपल को टपल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ज़रूरत ये है भाई साहब कि जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। म्यूटेबल डेटा टाइप मतलब आप उसकी वैल्यूज़ में चेंजेस ला सकते हो, लेकिन अगर टपल जो होता है वो उसमें इम्यूटेबल डेटा टाइप आता है और वो उसकी वैल्यूज़ में आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते। जैसे मेमोरीज भी दो तरह की होती है, एक रैम होता है एक रोम होता है, लेकिन मेमोरी तो मेमोरी होती है, फिर उसको रैम और इसको एक को रैम एक को रोम बनाने की क्या ज़रूरत है। तो जो रोम होता है उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें कोई एडिटिंग नहीं ला सकते, और रैम में आप रीड भी कर सकते हो और एडिटिंग भी ला सकते हो। उसी तरह लिस्ट और टपल में है कि लिस्ट जो है और टपल लगभग तो सेम है, चेंज बस इतना है कि लिस्ट की वैल्यूज़ में आप चेंजेस ला सकते हो, टपल की वैल्यूज़ में आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो लिस्ट को आइडेंटिफाई क्या करना है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इन बिग ब्रैकेट और टपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इन सिंपल ब्रैकेट। ओके, अब उसके बाद आता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड पेयर। इसमें भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, लेकिन अब वो पेयर में होती है। और पेयर क्या होता है, पेयर होता है की वैल्यू का। देखिए एक की हो गया, एक वैल्यू हो गया और बीच में कॉलम, ये पूरा एक एलिमेंट है इस डिक्शनरी का। ओके, तो ऐसे इसके एलिमेंट्स को, तो ये डिक्शनरी होता है और इसे किस में इंक्लोज करते हैं, इसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करते हैं। और किसी भी दो कीज़ जो होती है वो सेम नहीं हो सकती। दोनों वैल्यूज सेम हो सकती हैं लेकिन दो कीज़ कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं सेम हो सकती, क्योंकि जैसे हम लोग इंडेक्सिंग की मदद से वैल्यूज़ को रिट्राइव कर रहे थे लिस्ट और टपल में, तो इधर इंडेक्सिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो अनऑर्डर्ड सेट लिखा हुआ, मतलब इसका ऑर्डर फिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर इंडेक्सिंग कीज़ की मदद से किया जाता है ना। इसको डिटेल में हम लोग पाइथन रिवीजन टूर सेकंड जो चैप्टर का जो वन शॉट बनेगा उसमें हम लोग इसे पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना जानो कि दो कीज़ इसलिए सेम नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग का काम है या फिर जो डेटा का रिट्राइवल का काम है वो यहाँ पर कीज़ करने वाली है। और अगर दो कीज़ सेम हो जाएंगी तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वैल्यू ले या ये वैल्यू ले, क्योंकि दोनों तो वो ले नहीं सकता। ओके, इसीलिए यहाँ पर दो कीज़ सेम नहीं हो सकती। देने का तरीका क्या है, यहाँ पर की वैल्यू पेयर होंगे और वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे और करली ब्रैकेट में इंक्लोज्ड होंगे। अगर ऐसा कोई कन्फिग्रेशन आपको मिलता है तो वो एक डिक्शनरी का होगा। तो मुझे लगता है आपको लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मैं बहुत देर से म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात कर रहा था, तो टॉपिक भी वही आ गया कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दोज विच नेवर चेंज देयर वैल्यूज इन प्लेस। मतलब वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करते हैं। अगर कोई भी डेटा टाइप है वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता तो वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल इंटीजर है, स्ट्रिंग है और बूलियन है और एक और है टपल। टपल अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकता तो वो भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। और म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है, सिर्फ उसका उल्टा होगा। अगर कोई अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर पा रहा है तो वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होगा। और उसका एग्जांपल है लिस्ट। आप लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो। डिक्शनरी में आप कीज़ को चेंज नहीं कर सकते लेकिन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, तो वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप आ गया। और सेट, तो अगर आप मैथ की स्टूडेंट हो तो आप जानते हो कि सेट की भी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारे म्यूटेबल है। और इम्यूटेबल क्या है, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन और टपल। अब नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी वैलिड कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स। एक एक्सप्रेशन कोई भी पाइथन में कोई भी एक वैलिड कम्बिनेशन हो सकता है ऑपरेटर्स का, लीटर्स का और वेरिएबल्स का। और अगर आप ये सिंपल भाषा में बात करें तो ये कंपोज होता है, बना होता है एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस का। मतलब अगर आपने कई सारे ऑपरेशंस को कंबाइन कर लिया तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्सप्रेशंस कितने तरह के होते हैं। तो एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसमें
प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फ्लोट डिवीजन मॉडुलस, अगर आप ये सब फंक्शन ये सब ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके कोई एक्सप्रेशन बनाते हो तो वो होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। मतलब वो आपको कोई कंप्यूटेड रिजल्ट देने वाला है 25, 35, 25.5 ऐसा कोई रिजल्ट देने वाला है तो वो होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन मतलब जैसे कि हो गया 2 <3, मतलब आप किसी दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, उनके बीच का रिलेशन पता कर रहे हो तो वो होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन और इसका रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स। फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब इसमें आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना पड़ रहा है, जैसे कि ए एंड बी, ए और बी, नॉट बी, अगर ऐसे एक्सप्रेशन है मतलब जिसमें एंड और नॉट का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं और इसका भी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आने वाला है। और स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स और नंबर्स को यूज़ करके एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं। मतलब नंबर्स दो स्ट्रिंग भी हो सकती है, लेकिन कम से कम अगर एक स्ट्रिंग है तो वो एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है। ओके, जैसे कि एंड मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसमें एंड जो है वो 3 बार रिपीट हो जाएगा, ऐसे एंड और फिर एंड, मतलब से जो भी स्ट्रिंग दी रहती है वो गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पर जितना नंबर दिया रहता है उतने नंबर ऑफ टाइम्स रेप्लिकेट कर जाती है या फिर रिपीट हो जाती है। तो ये चार टाइप के एक्सप्रेशंस आपके होते हैं और आपको, मुझे लगता है कि आपको ये चारों ही टाइप के एक्सप्रेशंस बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अ कन्वर्जन परफॉर्म बाय द कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन। तो यहाँ कंपाइलर नहीं होना चाहिए, यहाँ इंटरप्रेटर होना चाहिए, क्योंकि पाइथन क्या है, पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड सिस्टम, इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो कन्वर्जन होता है जो कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर खुद कर लेता है विदाउट प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन, मतलब बिना प्रोग्रामर से पूछे वो खुद ये काम कर लेता है। एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज अप्लाइड जनरली वेन एवर डिफरिंग डेटा टाइप्स आर इंटरमिक्सड इन एन एक्सप्रेशन सो एज नॉट टू लूज इन्फॉर्मेशन। और ये कब अप्लाई होता है, ये तब अप्लाई होता है जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को इंटरमिक्स कर देते हो। ओके, ताकि डेटा लूज ना हो, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ डेटा टाइप्स को ऐड सब्ट्रैक्ट या उस पर कोई भी ऑपरेशंस लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो खुद उनको चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि 13 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, तो डिवीजन की ग्रेटर प्रायोरिटी होती है, तो पहले आप लोग डिवाइड करोगे। 13 को आपने डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पर 6.5 आया, 7.5 नहीं, यहाँ पर 6.5 आया ना। और फिर 6.5 क्या है, ये एक फ्लोट नंबर है और 4 क्या था, 4 एक इंटीजर था, मतलब 6.5 एक फ्लोर और 4 एक इंटीजर। तो मतलब फ्लोट और इंटीजर को तो वो ऐड कर नहीं सकता था, इसलिए उसने क्या किया, उसने जो 4 था उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। और ना फ्लोट को वो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता था, नहीं तो डेटा का लूज हो जाता, तो उसने इंटीजर को ही फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये 6.5 हो गया प्लस 4.0 हो गया। अब आप इसे ऐड कर सकते हो और यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ रिजल्ट आएगा 10.5। ओके, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 10.5। तो इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मतलब कि जहाँ पर डेटा टाइप्स, दो अलग अलग डेटा टाइप्स आ जाते हैं और उनके साथ कोई ऑपरेशन करना रहता है तो वहाँ पर उसको वो कन्वर्ट कर देता है, सेम डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है बिना आपसे पूछे। और अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर रहता तो ये दूसरा वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर बदल देता। ओके, तो अब आ जाते हैं स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम एक्शन, मतलब कि स्टेटमेंट जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आप कंप्यूटर को देते हो और उसके बिहाफ पर वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मतलब पाइथन में उन्हीं चीज़ों को स्टेटमेंट, उन्हीं लाइनों को स्टेटमेंट कहा जाता है जो कुछ एक्शन परफॉर्म करके देती है। जैसे इंग्लिश में तो कोई भी आई एम अ गुड बॉय, ये भी एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन पाइथन में ये एक स्टेटमेंट नहीं है। पाइथन में वही एक स्टेटमेंट है जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करके देता है। तो अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं। स्टेटमेंट होते हैं 3 टाइप के, एक होता है एम्प्टी स्टेटमेंट, एक होता है सिंपल स्टेटमेंट और एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है, तो द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट इज एम्प्टी स्टेटमेंट, मतलब वो स्टेटमेंट जो कुछ नहीं करता हो ना।
और वो उसका एग्जाम्पल क्या है, पास। अगर आपने पास लिख दिया तो क्या होगा, वो कुछ नहीं करेगा और स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके, तो उसे कहते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट, जो कुछ ना करता हो। और सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, एनी सिंपल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन पाइथन इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट। मतलब वो कोई भी स्टेटमेंट जो कोई एक काम कर रहा हो, सिंगल वर्क कर रहा हो। जैसे मैंने अगर लिख दिया प्रिंट हेलो, तो वो क्या करेगा, हेलो को आउटपुट में ला देगा या हेलो को प्रिंट कर देगा ना आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर में। तो वो क्या काम कर रहा है, वो सिर्फ एक काम कर रहा है कि हेलो को मॉनिटर पे प्रिंट कर रहा है ना। तो उस वो क्या है, वो एक सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर सिर्फ एक ही काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर, मतलब सबसे पहले आपको कंपाउंड स्टेटमेंट का हेडर लिखना रहता है और उसके बाद कॉलन। अच्छा, तो अगर आपसे कोई कह दे कि कंपाउंड स्टेटमेंट को पहचानो कि इसमें से कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो जिस भी स्टेटमेंट के हेडर में एक कॉलन लगा होगा वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। और उसके बाद यहाँ पर इंटेंडेड बॉडी कंटेनिंग वन और मोर सिंपलर स्टेटमेंट, और यहाँ पर फिर 4 स्पेस का गैप होगा और 4 स्पेस के गैप के बाद आपको कुछ लाइनें दिखेंगी। 4 स्पेस के गैप्स के साथ कुछ लाइनें दिखेंगी। वो क्या होंगी, वो लाइनें होंगी जो इसी कंपाउंड स्टेटमेंट की होंगी। ओके, तो कुछ पॉइंट है कि हेडर लाइन बिगिन विथ कीवर्ड एंड एंड विथ कॉलन। तो हेडर लाइन क्या होती है, हेडर लाइन जो होती है वो किसी कीवर्ड से स्टार्ट होती है और कॉलन से एंड होती है। यही पहचान होता है कंपाउंड स्टेटमेंट का। और बॉडी के अंदर आपको एक या एक से ज़्यादा पाइथन स्टेटमेंट मिल जाएंगे। मतलब क्या होगा कि इधर आपका पाइथन कंपाउंड स्टेटमेंट का हेडर लिखा है, फिर यहाँ पर कुछ आपको इंडेंटेशन देना होगा और उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। ओके, तो ऐसा होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पर कॉलन लगा होगा और वो ये किसी कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट है। जैसे एग्जांपल, फॉर ए इन रेंज 0 से लेके 4 तक, फिर कॉलन, तो फिर उसके बाद यहाँ देखिए इंडेंटेशन है और फिर एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट ए। तो ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। कैसे पता चला, स्टार्टिंग विथ अ कीवर्ड और एंडिंग विथ अ कॉलन और हैव वन और मोर इंटेंडेड स्टेटमेंट्स इन हिज बॉडी। तो ये पहचान है किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट की। और इसका आउटपुट क्या आएगा, रेंज में सबसे पहले इसको 0 वैल्यू मिलेगी तो 0 प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद आपने इंड नहीं दिया है तो क्या होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ये देखिए 4 था तो 4 - 1 तक जाएगा 3 तक। तो यहीं पर लूप टर्मिनेट, 3 के बाद लूप आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि लास्ट वैल्यू जो इसको मिल सकती थी वो 3 थी। ओके, तो अब आ जाते हैं द इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो द इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। मतलब इसका एग्जीक्यूट होना एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के हेडर के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो प्रिंट होंगे और नहीं तो नहीं प्रिंट होंगे। तो द ब्लॉक बिलो इफ गेट एग्जीक्यूटेड, जो ब्लॉक होगा इफ के अंदर जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ इफ लिख दिया और यहाँ कुछ कंडीशन लिख दिया और फिर उसके बाद कॉलन, और फिर कॉलन के बाद मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे इंडेंटेशन के साथ। तो ये क्या है, ये इफ ब्लॉक के ही स्टेटमेंट्स है ना। तो वही कह रहा है कि अ ब्लॉक बिलो इफ गेट एग्जीक्यूटेड, जो ब्लॉक होगा इफ के अंदर ना वो एग्जीक्यूट होगा इफ द कंडीशन इवेलुएट्स ट्रू, अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। और द ब्लॉक बिलो एल्स गेट एग्जीक्यूटेड, और जो ब्लॉक होगा एल्स के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो। सिंपल सा मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर वाला स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर के स्टेटमेंट्स प्रिंट होने वाले हैं। इस फ्लो चार्ट, इससे डायग्राम से देखने, जैसे यहाँ पर कंडीशन है, देखिए कंडीशन ट्रू हुई तो कोड इनसाइड इफ बॉडी एग्जीक्यूट हुआ ना, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कोड इनसाइड एल्स बॉडी एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो मतलब कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का जो आउटपुट आने वाला है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दी हुई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इफ के अंदर कंडीशनल एक्सप्रेशन जो कि आपको कंडीशन चेक करनी है वो,
फिर उसके बाद उसके इंडेंटेशन में या उसके ब्लॉक के अंदर आपको जो एलिमेंट्स जो स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो स्टेटमेंट लिख दीजिए। फिर उसके बाद आता है एलिफ, मतलब अगर ये तो इफ़ एल्स, मतलब अगर सिर्फ एक कंडीशन है कि ये हो चाहे ये हो, तो आप इफ़ और एल्स का इस्तेमाल करें, वहाँ पर एलिफ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि देखिए इफ़ को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसे ग्रीन से लिखा है। और अगर आपको सेकेंड कंडीशन चाहिए तो आप एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको एक थर्ड कंडीशन भी चाहिए तो आप एलिफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब इस इफ़ का इस्तेमाल करना कंपलसरी है इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए, और एल्स और एलिफ का इस्तेमाल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो कि आपको कंडीशंस कितनी बनानी है। तो इफ़ और इफ़ के बाद कंडीशनल एक्सप्रेशन जो कि चेक होने वाला है, और उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद आपको उसी ब्लॉक में जो स्टेटमेंट देने वो स्टेटमेंट दे दीजिए। फिर उसके बाद आता है एलिफ, एलिफ के अंदर भी कंडीशनल एक्सप्रेशन, और कंडीशनल एक्सप्रेशन के बाद कॉलन, कॉलन के बाद आपको उसमें जो स्टेटमेंट देने आप वो दे दीजिए। और उसके बाद आता है एल्स, एल्स कब प्रिंट होता है, जब ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए और ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, तब एल्स के अंदर दिए हुए स्टेटमेंट्स प्रिंट होते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले एक इनपुट मांगा जाता है यूजर से कि आप बताओ कि नंबर कितना है ना, मतलब किसी सब्जेक्ट में आपका नंबर कितना है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर नंबर 33 से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि वो पास हो गया। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, मतलब अगर नंबर 33 से ज़्यादा रहेगा तभी वो पास होगा। ओके, मान लीजिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो आएगा इसके पास, एलिफ के पास। तो एलिफ में क्या लिखा हुआ है कि ए जो है वो 25 से ज़्यादा होना चाहिए और 33 से कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, क्या कि वो ग्रेस के साथ पास हो चुका है। ओके, लेकिन अगर ये भी कंडीशन फेल हो जाती है, मतलब ये भी फेल हो गई, ये भी फेल हो गई, तो उसके बाद इधर आते एल्स के पास आते और प्रिंट कर देते हैं कि वो फेल हो चुका है। मतलब सबसे पहले ये कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट्स का, ये सारे स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर इसके पास आता है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, और अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो फिर जाकर ये वाला जो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट होंगे। तो ये होता है इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट। मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट अलाउज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो लूपिंग स्टेटमेंट में सिंपल स्टेटमेंट्स की तरह होते हैं, मतलब यहाँ पर किसी हेडर के साथ स्टार्ट होगा, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट की तरह ही होते हैं। मतलब यहाँ पे किसी कीवर्ड के साथ स्टार्ट होगा, कॉलन के साथ एंड होगा, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स भी कंटेन करेगा। लेकिन इसमें अलग ये है कि ये जो होगा अपने अंदर की स्टेटमेंट को कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स या कुछ अनसर्टेन कुछ कंडीशन के बेसिस पे रिपीट करता जाएगा। ओके, तो वही होता है लूपिंग स्टेटमेंट की। लूपिंग स्टेटमेंट अलाउ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये अलाउ करता है किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, मतलब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार परफॉर्म होने के लिए जब तक एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल होती रहती है तब तक। और लूपिंग स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। तो फॉर लूप को हम लोग काउंटिंग लूप भी कहते हैं और वाइल को कंडीशन लूप कहते हैं। अब फॉर लूप को काउंटिंग लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉर लूप में जो होता है जब आप फॉर लूप के हेडर को स्पेसिफाई कर रहे होते हो तभी आपको पता चल जाता है कि ये मैक्सिमम कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है ना। तो इसीलिए आप इसे, जब आपको पता चल जाएगा कि मैक्स वैल्यू कितनी है तो आप इसे काउंट कर सकते हो कि कितने बार ये लूप चलने वाला है, इसलिए इसको काउंटिंग लूप कहते हैं। लेकिन जब वाइल लूप जो होता है उसमें आप ये काउंट नहीं कर सकते कि कितने बार ये लूप चलने वाला है, क्योंकि ये लूप जो होगा वो तब तक चलेगा जब तक कि वाइल के अंदर दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक ये लूप जो होगा वो रन करता रहेगा। मतलब क्या हो रहा है कि ये कंडीशन पे इसका जो रेपिटेशन है या इसकी जो लूपिंग है वो एक कंडीशन पे डिपेंड कर रही है कि वो कंडीशन कब फॉल्स होती है, जब फॉल्स होगी तब वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन फॉर में क्या होता है, फॉर में जब आप उसका हेडर स्पेसिफाई कर रहे होते हो तभी आपको पता चल जाता है कि ये लूप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टाइम्स चल सकता है, क्योंकि आपको मैक्स वैल्यू उसकी ऑलरेडी पता चल जाती है जब आप हेडर स्पेसिफाई करते हुए ही। तो चलिए अब इस फॉर और वाइल को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो द फॉर लूप,
तो चलिए देखते हैं कि जो फॉर लूप है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो आइटम फ्रॉम सीक्वेंस, ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर लूप के हेडर में आप कोई एक सीक्वेंस देते हो ना, वो होता है, वो कोई रेंज फंक्शन हो सकता है, वो कोई लिस्ट हो सकता है, वो कोई स्ट्रिंग हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है ना। तो उस सीक्वेंस से क्या होता है कि फॉर जो है उस सीक्वेंस से एक एक वैल्यू को रिट्राइव करता है, उसे किसी वेरिएबल को देता है और फिर उस वेरिएबल को यूज़ करते हुए वो पूरा एक लूप चला देगा। मतलब उस वैल्यू को यूज़ करते हुए वो पूरा उसके अंदर के सारे स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, और फिर जब वो दूसरा लूप चलाने जाएगा तो अब वो नेक्स्ट वैल्यू लेगा और उस नेक्स्ट वैल्यू को यूज़ करके फिर वही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी तरह जब तक उसमें सीक्वेंस में वैल्यूज आती रहती हैं तब तक जो फॉर लूप है वो चलता रहता है। जैसे ही सीक्वेंस में वैल्यूज फिनिश हो जाती हैं फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो वही लिखा है कि नेक्स्ट आइटम फ्रॉम सीक्वेंस, मतलब अब अगला आइटम आया सीक्वेंस से और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए ना, और फिर इधर चला गया, और फिर देखा जाएगा कि अगर अगला आइटम और है सीक्वेंस में तो फिर यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब तक सीक्वेंस में आइटम आते रहेंगे, मतलब जब तक सीक्वेंस में आइटम होंगे और एक एक फॉर लूप को मिलते रहेंगे, या फिर फॉर लूप ने जो वेरिएबल स्पेसिफाई किया है उस वेरिएबल को मिलते रहेंगे, तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। लेकिन इफ़ नो मोर आइटम इन सीक्वेंस, लेकिन अगर अब कोई आइटम सीक्वेंस में नहीं बचा है, सारे ही आइटम्स जो थे वो सारे एक एक करके ले लिए गए हैं, तो क्या होगा कि लूप जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब अब लूप जो है वो फिनिश हो जाएगा, अब कोई रेपिटेशन नहीं होने वाला। अब स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल फॉर लूप के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट होगा उसके पास पहुंच जाएगा। इसका सिंटेक्स क्या है? फॉर वेरिएबल। फॉर क्या था? फॉर वो कीवर्ड था जिससे पता चलेगा कि फॉर लूप स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद आपको वेरिएबल देना है, कौन सा, क्या वेरिएबल देना है? कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, ए बी अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब जो भी वेरिएबल आप देना चाहते हो वो वेरिएबल आप यहाँ दे सकते हो। और इस वेरिएबल का काम क्या होगा? इस वेरिएबल का काम होगा कि सीक्वेंस से जो एक एक आइटम रिट्राइव किए जाएंगे वो इस वेरिएबल को दिए जाएंगे। ओके, और कहाँ से वेरिएबल को कहाँ से वैल्यू निकालनी है? तो वेरिएबल को वैल्यू निकालनी है किसी भी गिवन सीक्वेंस से। तो वही लिखा है कि फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, मतलब वेरिएबल फॉर जो है वो दिखा रहा है कि ये एक फॉर लूप है। फिर उसके बाद वेरिएबल आप कोई अपने हिसाब से, अच्छा, फॉर लूप में जो आप वेरिएबल लिखते हो आपको उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल तभी एक वेरिएबल है जब आप उसे डिफाइन करते हो तो, लेकिन अगर फॉर लूप के हेडर में आप जो वेरिएबल लिखते हो उसको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन उसको खुद ही डिफाइन कर लेता है, क्योंकि उसको वैल्यूज़ जो है वो सीक्वेंस से मिली जाती हैं तो वो डिफाइन हो ही जाता है। फिर उसके बाद कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद आपको वो स्टेटमेंट्स लिखने हैं यहाँ पर जो आपको रिपीट कराने हैं, और किसके साथ? 4 स्पेस के बाद। एग्जाम्पल, फॉर ए इन रेंज 1 से लेके 5 कॉलन प्रिंट ए। मतलब क्या है कि फॉर ए जो होगा वो वैल्यू लेगा 1 से लेकर 5-1 तक। आप जानते हैं कि रेंज फंक्शन का जो स्टॉप वैल्यू होती है उससे एक कम तक ही वो जाता है, मतलब 5-1 मतलब 4 तक वो जाएगा। तो ए कौन सी वैल्यू ले सकता है? ए 1 ले सकता है वैल्यू, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है और 4 ले सकता है। ये 4 वैल्यूज़ जो है वो ए को मिल सकती है। तो पहली बार कौन सी वैल्यू मिलेगी? पहली बार उसको 1 वैल्यू मिली और वो उसने 1 को प्रिंट कर दिया। फिर आपने इन नहीं दिया था तो क्या ऑटोमेटिकली क्या आ गया? न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया। तो फिर दूसरी वैल्यू जब ये फिर से लूप चलेगा तो दूसरी वैल्यू जो उसे मिलेगी 1 तो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो अब इसे 2 मिलेगा और अब वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि आपने इंड की कोई वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की थी। तो फिर 2 प्रिंट हो गया। फिर इधर गया, वो वापस गया तो फिर 2 भी एग्जीक्यूट हो चुका था, तो मतलब 2 वैल्यू भी हम लोग सीक्वेंस से निकाल चुके थे। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालेंगे? 3 को। फिर यहाँ पर ए को प्रिंट करना था, मतलब ए को 3 मिल चुका है तो अब यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद 4, लेकिन अब 5 तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि सीक्वेंस में इसके बाद 4 के बाद तो कोई वैल्यूज़ है ही नहीं, मतलब लूप जो है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। अब लूप टर्मिनेट हो गया मतलब कि लूप की कंडीशन फेल हो गई। तो जब कंडीशन फेल होती है तो आप चाहे तो एल्स कंडीशन भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो ये वाले स्टेटमेंट, एल्स के अंदर वाले स्टेटमेंट्स
एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब जब इसके अंदर के सारे आइटम्स या फिर सीक्वेंस के सारे वैल्यूज आप रिट्राइव कर चुके होगे और इस सीक्वेंस में कोई भी वैल्यू नहीं बची होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और लूप टर्मिनेट होने के बाद क्या होगा कि लूप टर्मिनेट होना मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो अगर आपने एल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आ गया। और फिर जब फिर से एक बार लूप गया तो उसको पता चला अब तो सीक्वेंस में कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब लूप टर्मिनेट हो गया। लूप टर्मिनेट हो गया तो वो आया एल्स के पास ना, और एल्स में क्या लिखा हुआ था, प्रोग्राम एंड्स। तो ये देखिए प्रोग्राम एंड्स प्रिंट हो गया। तो एल्स कब प्रिंट होगा, एल्स के अंदर के स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, जब फॉर की कंडीशन फेल हो जाती, मतलब सीक्वेंस में अब कोई भी वैल्यू बचती नहीं है, तब एल्स की कंडीशन, एल्स के अंदर वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने वाले हैं। अब आ जाते हैं कि रेंज फंक्शन क्या होता है। यहाँ लिखा था फॉर ए इन रेंज, तो रेंज फंक्शन क्या होते हैं अब वो देख लेते हैं। तो अ रेंज फंक्शन इज अ फंक्शन दैट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। तो रेंज फंक्शन एक फंक्शन होता है जो कि कोई आउटपुट प्रोड्यूस करता है, अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। और उसके आउटपुट में क्या होता है, उसके आउटपुट में एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होती है जो कि लोअर लिमिट से स्टार्ट होती है और अपर लिमिट -1 तक जा सकती है। मतलब अगर आपने स्टेप दिया है तो शायद एक कम या 4-5 कम भी जाए, लेकिन वो अपर लिमिट -1 तक जा सकती है। क्या, लोअर लिमिट से स्टार्ट होंगी और अपर लिमिट -1 जा सकती है। लिखने का तरीका क्या है, रेंज लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंपल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लोअर लिमिट देते हैं, फिर उसके बाद अपर लिमिट देते हैं। मतलब आपको जितनी वैल्यू चाहिए उससे एक ज़्यादा ही वैल्यू देते हैं क्योंकि वो अपर लिमिट -1 तक ही रन करता है। और उसके बाद आपको स्टेप्स देने हैं, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आपने रेंज लिखा और फिर यहाँ पर 1 लिखा, 1,10 लिखा और आपने स्टेप 2 दे दिया। स्टेप 2 देने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो पहली वैल्यू उसको 1 मिल गई और 1 के बाद क्या है कि अब उसे 2 नहीं मिले क्योंकि स्टेप 2 दिया हुआ है, तो 1 + 2 हो जाएगा। 1 + 2 बोले तो कितना, 3। तो नेक्स्ट वैल्यू से 3 मिलेगी, फिर 2, फिर 5 मिलेगी, फिर 7 मिलेगी, फिर 9 मिलेगी और फिर 11 आती है तो 11 नहीं मिलेगी क्योंकि ये कहाँ तक लूप है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 - 1 9 तक ही हो सकती थी, जो कि हमने ले लिया है। तो ऐसा होता है रेंज फंक्शन। जैसे अगर मैंने लिखा रेंज 3,10,2, तो पहली वैल्यू उसको क्या मिली, 3, फिर +2 मतलब 5, फिर +2 मतलब 7, फिर +2 मतलब 9, फिर +2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन इसको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है, 10 - 1 9 तक ही मिल सकती थी, इसलिए अब रेंज फंक्शन में और कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आने वाली, मतलब 4 वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट आता है वाइल लूप, कि वाइल लूप क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वाइल लूप का जो हेडर होता है उसमें आप कोई कंडीशन लिखते हो और वो कंडीशन जब तक ट्रू होती रहती है तब तक वाइल लूप के अंदर दिए हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है जो वाइल लूप होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। और अगर आपने उसके बाद एल्स दिया हुआ है तो एल्स के अंदर के स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं या फिर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये देखिए ये कंडीशन है ना, तो जब तक कंडीशन रिमेन्स ट्रू तो जो भी आपने कंडीशनल कोड दिया है इसके अंदर वो प्रिंट होते रहेंगे और ये वाला लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तैसे ही ये लूप जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर आपने इंट दिया हुआ है तो इंट के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स सबसे पहले आपको वाइल लिखना पड़ेगा, वाइल लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। और ये भी पता है आपको कि कंपाउंड स्टेटमेंट एक कीवर्ड के साथ स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर कीवर्ड वाइल होगा। फिर उसके बाद आपको वो लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है जो कि पाइथन का इंटरप्रेटर चेक करेगा कि सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो फिर आप जो लूप बॉडी के अंदर स्टेटमेंट दिए होंगे वो प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स होगा तो फिर ये वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाने वाला है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो वाइल के अंदर आप जो वेरिएबल यूज़ करते हो वो वेरिएबल आपका ऑलरेडी डिफाइंड होना चाहिए। ओके, फॉर के अंदर वाला वेरिएबल असाइन नहीं डिफाइंड नहीं होगा तो वो चलेगा, लेकिन वाइल के अंदर वाला जो वेरिएबल है वो आपका ऑलरेडी डिफाइंड होना चाहिए, नहीं तो ये आपको एक एरर देने वाला है। तो n = 0 हमने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, फिर हमने वाइल लिखा और वाइल के अंदर कंडीशन दिया कि n तब तक प्रिंट होगा जब तक n कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक n जो है वो 5 से कम होता है। ओके, फिर कॉलन लगा दिया, फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो n को प्रिंट कर दो, और फिर उसके बाद n + = 1 का मतलब क्या है, n = n + 1 है इसका मतलब
ना। तो चलिए अब देखते हैं ये रन कैसे करने वाला है। तो सबसे पहले एन की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या होगी, एन की पहली वैल्यू 0 होगी, तो 0 इज लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो गई ना। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या हुआ, एन प्रिंट हो गया, तो यहाँ 0 प्रिंट हो गया। फिर इधर क्या लिखा हुआ था, एन प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब एन इज इक्वल टू एन प्लस 1। तो एन क्या था, एन 0 था, तो 0 प्लस 1 मतलब एन की जो नई वैल्यू, एन की जो नई वैल्यू है वो 1 हो गई। अब इस 1 को लेकर वो फिर वापस जाएगा और देखेगा कि 1 इज लेस देन 5 है कि नहीं, तो ये भी ट्रू है, 1 इज लेस देन 5, तो फिर एन प्रिंट हो गया, तो यहाँ 1 हो गया। फिर उसके बाद ये एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, एन की नई वैल्यू 2 हो गई। फिर वो 2 को लेके जाएगा और चेक करेगा कि वो लेस देन 5 है कि नहीं, तो ये भी ट्रू है, तो यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 1 3 प्रिंट हो जाएगा, प्लस 1 4 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 4 में जब आप प्लस 1 करोगे तो वो 5 हो जाएगा। और अब ये जब कंडीशन को चेक करने जाएगा तो देखेगा कि 5 लेस देन 5 ये नहीं होता, मतलब 5 इज इक्वल टू 5 होता है, 5 लेस देन 5 नहीं होता, मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और यहीं पर ये लूप जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये तो एक टाइप है। लेकिन अगर आपने इसमें एल्स क्लॉज भी दिया होता, मतलब आपने अगर इसमें एल्स का भी इस्तेमाल किया होता, तो जब 5 लेस देन 5 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये लूप तो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन एल्स के अंदर आपने जो स्टेटमेंट दिए होते वो एग्जीक्यूट हो जाते। जैसे देखिए लास्ट में यहाँ पर प्रोग्राम एंड्स एग्जीक्यूट हो गया है, तो इसे कहते हैं लूप एल्स स्टेटमेंट, जिसमें आप लूप के लिए एल्स स्टेटमेंट भी देते हो। तो मैंने ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने आपने इसी में जोड़ दिया है। फॉर के लिए भी मैंने बता दिया है कि जब फॉर की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर वाले स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, और इसी तरह जब वाइल की कंडीशन फॉल्स होती है तब भी एल्स वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो जंप स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट, एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। इट इनेबल्स अ प्रोग्राम टू स्किप ओवर अ पार्ट ऑफ अ कोड एंड टर्मिनेट द लूप इन विच इट लाई। मतलब अगर ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है तो अपने बाद लिखे गए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है। मतलब उस ब्लॉक में, जैसे ये ब्रेक किस ब्लॉक में है, ब्रेक जो है वो इस ब्लॉक में है, तो जब ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है और लूप जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, और आपका जो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल होगा वो अब लूप के जस्ट बाद आपने जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वहाँ पर चला जाएगा। तो ये होता है ब्रेक। तो देखिए लूप कंडीशन दी, फिर स्टेटमेंट दिया, फिर इफ के अंदर एक कंडीशन दी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही क्या होगा कि उसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे उस ब्लॉक के अंदर वो को एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं और हमारा लूप भी टर्मिनेट हो जाने वाला है। और उसके बाद क्या होगा कि लूप के जस्ट बाहर आपने जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे अब वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने लगेंगे। तो ये होता है ब्रेक। आप इसको ऐसे भी दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पर इफ कंडीशन इज इक्वल कॉलन ब्रेक करके दिया और यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर डायरेक्टली ब्रेक लिखे हो तो फिर ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही नहीं चाहिए था और यहाँ पर ब्रेक भी नहीं लिखना चाहिए था। जानते हो क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रिंट होता और ब्रेक ऑलरेडी पहले लूप में ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाता और ये डायरेक्टली लूप टर्मिनेट होकर अपने जस्ट बाद वाले जो स्टेटमेंट्स थे उसको एग्जीक्यूट करने लगता ना। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसलिए हमने लूप कंडीशन के अंदर एक कंडीशन दे दी, मतलब क्या, नेस्टेड लूप बनाया ना। एक लूप के अंदर दूसरी कंडीशन दे दी, इफ़ का इस्तेमाल किया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, लूप फिर से चलेगा। लूप कब टर्मिनेट होने वाला है, लूप तब टर्मिनेट होगा जब इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं होंगे और लूप भी हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल अब उसके जस्ट नीचे आपने जो स्टेटमेंट लिखे थे वहाँ पर चला जाएगा। ये होता है ब्रेक। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप, ये तो ब्रेक में भी हो रहा था, लेकिन क्या करता है, कॉजेज द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू टेक्स प्लेस, लेकिन वो लूप को री रन कर देता है ना। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए अगर ये इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंटिन्यू एग्जीक्यूट होने के बाद इस ब्लॉक के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं और स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल जो होगा वो फिर से टॉप ऑफ द लूप पे पहुंच जाएगा। मतलब अब फिर से ये
लूप चलने लगेगा, ये फिर से ये लूप रीस्टार्ट हो जाएगा। ये कंटिन्यू में होता है और ब्रेक में क्या होता है कि लूप टर्मिनेट हो जाता है। अपने नीचे की जो भी स्टेटमेंट है सेम ब्लॉक के, उन सबको दो उसको स्किप कर, ब्रेक भी स्किप करता है और कंटिन्यू भी स्किप करता है। लेकिन अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो जो लूप होता है वो रीस्टार्ट हो जाता है ना। यही अंतर है कंटिन्यू में और ब्रेक में। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी लास्ट टॉपिक पे, और वो लास्ट टॉपिक है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप क्या होता है? अगर एक लूप के अंदर आपने एक दूसरा लूप अटैच कर दिया है, या एक लूप के अंदर आप अगर कोई दूसरा लूप भी है, तो उसे कहते हैं नेस्टेड लूप। अ लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी, दिस टाइप ऑफ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप्स। एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉर आई इन रेंज, ये एक लूप है, तो इसके अंदर ही आपने एक और लूप दे दिया ना, तो ये क्या हो गया? अब ये नेस्टेड लूप हो गया। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 1,6, फॉर जे इन रेंज 1,i, प्रिंट स्टार, फिर एंड और प्रिंट ना। तो चलिए, आई को पहली वैल्यू क्या मिलेगी? आई को पहली वैल्यू 1 मिलेगी, तो यहाँ पर 1,1 हो जाएगा। 1,1 मतलब कि ये रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब उसका अपर लोअर लिमिट भी 1 है और अपर लिमिट भी 1 है, मतलब अपर लिमिट -1, वो 0 तक ही एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन उसकी पहली वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं आने वाला ना। और फिर उसके बाद तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ मतलब न्यू लाइन में आ गया। अब उसके बाद फिर पहुंच गया वो कहाँ पे? फिर आ गया यहाँ पे। तो फिर दूसरी वैल्यू आई को क्या मिलेगी? दूसरी वैल्यू आई को 2 मिलेगी। मतलब अब इसमें क्या हो गया? इसमें 1,2 हो गया, मतलब अब आई को एक वैल्यू मिल सकती है 1। एक वैल्यू मिली है तो एक बार प्रिंट ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होने वाला है, तो एक बार एग्जीक्यूट होगा तो 1 स्टार। फिर i = 3 मिल गया, मतलब इधर दो वैल्यू 1 और 2 दो वैल्यू एग्जीक्यूट हो सकती है, मतलब यहाँ पर ये प्रिंट जो है ये 2 बार रन कर सकता है, इसलिए यहाँ 2 स्टार। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर इसको 4 वैल्यू मिल गई, मतलब अब ये i,4 हो गया, मतलब 3 बार ये एग्जीक्यूट हो सकता है, तो यहाँ 3 स्टार। उसी तरह 4 स्टार। लेकिन फिर जब फिर i ये कहाँ तक जा सकता था? इस फॉर को जो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती थी वो 5 थी, तो जब 5 मिला तो ये 1,5 तक गया, मतलब 1 2 3 4 वैल्यूज ले सकता है, और 4 स्टार एग्जीक्यूट हो गए। अब इसके बाद अब लूप जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, और यही इसका आउटपुट हो जाएगा। ओके, तो ये होता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? जब एक लूप के अंदर एक और लूप होता है, मतलब एक और लूप क्या, अगर एक लूप के अंदर 2 या 3 लूप या 1 लूप है तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना 1 शॉट जो है उसे ओवर कर लिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही 1 शॉट और भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।